हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 6th क्लास है हमारी और 6th क्लास में आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की जीवित कला परंपरा को हम लोग आपका देखेंगे। तो क्या देखेंगे? भारत में जीवित कला जो उसकी परंपरा है उसको थोड़ा पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की कलाकृति किस प्रकार इतनी फेमस रही कि विश्व में बड़ी कलाकृतियों को देखिए आप। 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी में बने महल, या आप कह सकते हैं 6ठी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच, और इवन अगर आप देखें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो और आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र भी आज भी अपने आप में एक यूनिक पहचान रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, बात करेंगे भारतीय कला पर जो हमारी परंपरा है। आपके सामने भारत की जीवित कला परंपरा को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में है क्या। तो देखिए, विभिन्न पारंपरिक कला है जो गांव, शहर, रेगिस्तान, पहाड़ तक फैली हैं। ये कलाएं आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जाती हैं। कैसे हैं ये जो कला है? आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जाती हैं। अब तक हमने कला के अध्ययन के समय में सापेक्ष किया है कि कला अवधि का नामकरण किसी स्थान या राजवंशों के नाम पर किया गया था। आपने कुछ कला देखी होंगी, जैसे बूंदी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग। ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का उनका नामकरण भी किया गया है। और आप जानते हैं भारतीय कला, जो आपकी कला है वो गांव में, शहर, रेगिस्तान, पहाड़ हर जगह फैली है। और आपको पता है हर जगह कलरों का भी जो रंग है उनको अलग तरीके से दिखाया गया है। उनको बनाने की परंपरा भी अलग है, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को कई वर्षों तक शासन किया, परंतु आम लोगों का क्या, वे इसके रचनात्मक नहीं थे, वे आपस में कला के मौजूद नहीं थे। राज दरबार में कला संरक्षकों में कला के पास ही आते थे, शहरों में आने वाले, और वे अज्ञात महाकलाकार कौन थे जो रेगिस्तान, पहाड़ और गांव के शहरी क्षेत्रों में हस्तशिल्प बने थे, जिन्हें कभी भी कला और विद्यालय और डिजाइन की संस्था में विद्यालय के बीच औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली। और देखिए जिन लोगों ने ये कला बनाई है ना, बड़े जानकार आचार्य होगा आपको कि इन लोगों ने कभी कोई इसकी ऑफिशियल शिक्षा भी नहीं ली है। आप देखते हैं कि भाई आज के जमाने में कोई आप पेंटिंग बनाइए तो आप पहले फाइन आर्ट्स को सीखते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सीखा। खुद ही वो किसी आर्ट डिजाइन या किसी कला के क्षेत्र में कहीं स्कूल में नहीं गए, खुद ही इन्होंने इस पर काम किया। देख लिया? अब देखिए, भारत में हमेशा स्वदेशी यानी कि देशराज और स्थानीय ज्ञान का भंडार रहा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण रहा। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों की उपलब्ध सामग्री और तकनीकी की सबसे श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण किया। असंख्य विद्वानों ने इन कलाओं को लघु कला, उपयोगी कला, लोक कला, जनजाति कला, साधारण कला, संस्कार कला, शिल्प कला, इस तरह के कई नाम दिए। हम जानते हैं ये कला अति प्राचीन और स्मरणीय है। पूर्व ऐतिहासिक कला के चित्र और लघु के बर्तनों, टेराकोटा, कांस्य, हाथी दांत और कलाकृति के उत्कृष्ट जो उदाहरण हैं, ये हमको यहाँ पर सब आपका देखने के लिए मिले हैं। कैसे हैं ये सारे जो उदाहरण हैं हमको देखने के लिए मिले हैं। प्रारंभिक इतिहास के बाद के समय के दौरान हम हर जगह कलाकारों और समुदाय पर निशाने पर हैं। उनको बताना, आभूषण करना, ठीक, और मूर्ति पूजा का सजन करना है। हमें दीवारों और फर्श को सजाया जाता है कला की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। साथ ही स्थानीय बाजार में कलाकारों की आपूर्ति की जाती है। उनकी रचनाओं में स्वाभाविक और प्राकृतिक अभिव्यक्ति है।
इनमें हम प्रतीकात्मक रूपांकन में इसका प्रयोग में लाते हैं। क्लियर है? कैसे लाते हैं? हम इनके रूपांकन के सहयोग में लाते हैं। ठीक? चलिए आगे बढ़े। विधि का विशिष्ट उपयोग लोक कला के निर्माण में किया जाता है। लोक कला और शिल्प के बीच एक पतली रेखा है। दोनों में रचनात्मक अतिप्रेरणा, स्वाभाविक आवश्यकता और सौंदर्यबोध शामिल है। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कलाकृति देखने को मिलती है। 19वीं सदी में, 20वीं शताब्दी में भारत और पश्चिमी यूरोप का एक नया परिप्रेक्ष्य आधुनिक काल उत्पन्न हुआ। कह रहे कि जब अंग्रेज यानी कि जब भारतीयों द्वारा और यूरोपियन द्वारा ने एक मॉडर्न कला के माध्यम मतलब प्राचीन भारत, मॉडर्न यूरोप, उनके साथ मिलकर एक आपका मध्य कलाकार उत्पन्न हुए। जब आपने रचना और गतिविधि के रूप में आपस में लोक परंपराओं की प्रेरणा स्रोत स्वीकार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद हस्तकला उद्योग का पुनर्धारण हुआ और यह क्षेत्रीय उत्पादन के भी संगठित हो गए। इस काल में एक विशिष्ट पहचान प्राप्त की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के गठन के साथ साथ उन्होंने प्रत्येक संबंधित राज्य का विक्रय केंद्र यानी कि एम्पोरिया में अद्वितीय उत्पादन किया। भारत में कला और शिल्प परंपरा 5000 साल से भी अधिक मूर्त यानी कि वास्तविक विरासत को प्रदर्शित करती है। भारत की जो कला है वो क्या करती है? 5000 साल से भी लेकर आज तक की ये सारी जो कला है, ये मूर्त रूप को, उस इतिहास के रूप को प्रदर्शित करती है। हालांकि हम इनमें से कई को जानते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर धार्मिक और अनुष्ठानिक कृतियां समृद्ध हैं। साथ ही उपयोग और सजावट सामग्री हम दिनचर्या का उपयोग में लाते हैं। कैसे लाते हैं? दिनचर्या को उपयोग में लाते हैं और उनका निर्माण भी किया जाता है। कैसे लाते हैं? उनको दिनचर्या के उपयोग में लाते हैं, फिर उनका हम निर्माण करते हैं। तो भारत की 5000 साल से पूर्व अमूर्त विरासत, अमूर्त का मतलब होता है वास्तविकता, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने हो। अमूर्त मतलब जो वास्तविक ना हो, लेकिन वो हो, उसको हम क्या देखते हैं? आपका, हम उनको उनमें रखते हैं। तो इसलिए इसको मूर्त विरासत कहा गया है। क्लियर है? ये हर तरीके में भारत से हर राज्य में एक अद्वितीय उनके उत्पाद और कला को एक विशिष्ट तौर पर दिखाने और उसको जानने का प्रयास किया गया है, उनको दिखाया गया है, उनको दर्शाया गया है। ये हमको देखना चाहिए। देख लिया? अब है चित्रकारी परंपरा। अभी हम बात कर रहे थे ना मिथिला की, तो देखिए मिथिला यानी कि बिहार, और बिहार की पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। कैसी पेंटिंग? मधुबनी। महाराष्ट्र की बर्ली पेंटिंग। उत्तरी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की पिथौरा पेंटिंग। राजस्थान की पाबूजी पेंटिंग की फड़ पेंटिंग। कैसी है? पेंटिंग। नाथ द्वार की पिछवाई। ये क्या है? नाथ द्वार की पिछवाई। मध्य प्रदेश की गोंड और सतावर पेंटिंग। कैसे है? मध्य प्रदेश के गोंड और सतावर पेंटिंग। उड़ीसा और बंगाल की पट्टचित्र। और यहां से कुछ आपकी चर्चा की गई है और उनको हम देखते हैं। मिथिला कला। कैसी है? मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध समकालीन चित्रकला के रूप में से एक, जिसका नामकरण मिथिला प्रदेश के नाम पर आधारित है। मिथिला का प्राचीन देह और जिला मधुबनी के नाम से इसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है। यह एक व्यापक रूप से मान्यता और लोक कला है।
अब कह रहे हैं कि मिथिला को प्राचीन में विधेय तथा मुगल जिला मधुबनी में से वहां आपका मधुबनी चित्रकला का है। सबसे पहले क्या कहा गया इसके, विधेय, और विधेय से के बाद क्या हो गया, ये मधुबनी जिला बन गया। उसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया मधुबनी चित्रकला। ठीक, यह एक व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्रसिद्ध लोक कला परंपरा है, जो माना जाता है कि सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाली महिला कौन बनाती हैं, ध्यान रखना, इस क्षेत्र में रहने वाली महिला विशेष रूप से विवाह के अवसर पर मिट्टी के घरों के दीवार को अलंकृत करती हैं। जो मिट्टी के घर हैं उनको तोरण बनाती हैं, अलंकृत करती हैं। ठीक, इस क्षेत्र में कला की उत्पत्ति राजकुमारी सीता और भगवान राम के विवाह से मानी जाती है। तो मधुबनी चित्रकला कहां से बैठी है, भगवान राम और सीता का जो विवाह है उनके विवाह के जीवन कला से। क्लियर है? देखिए, चलिए देख लिया आपने पेंटिंग। आगे बढ़ जाएं। ये देख रहे हैं आप किस किस तरह की अलग अलग चित्रकलाएं आपको दिखाई गई हैं। आप इनको बड़े अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। देख रहे हैं, बड़े यूनिक तरीके से इनको बनाया गया है। आप इसमें चित्रों को और साथ में जो इसका डिजाइन है आप इनको देख सकते हैं। ये भगवान अर्धनारीश्वर हैं, ये सूर्य हैं, और ये पक्षियों के साथ हैं, ये मछलियों के साथ हैं। देखिए, बड़ी यूनिक कला परंपरा है, अगर आप इसको देखोगे तो समझ आएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। चमकीले रंग की विशेषता वाले चित्रों को प्रमुख रूप से घर के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया गया है। बाहरी आंगन, घर का पूर्व जो कुलदेवी का निवास है, आमतौर पर काली, और अलग अलग एक कमरे में जो दक्षिणी भाग में है। सबसे महत्वपूर्ण चित्र का चित्रण है। इसमें कमरे के विभिन्न अस्त्र शस्त्रों को सुजाचित देवी देवताओं का चित्रित किया गया है। पशु या महिला के काम छवि जैसे पानी के बरतने वाली जाती है, सूप से अनाज साफ करती है, बाहरी केंद्रीय प्रांगण में चित्रित है, और भीतर के बरामदे पारिवारिक देव स्थान और गोसाई का स्थान है। वहाँ देवगृह कुलदेवी चित्रित किया गया है। हाल ही के दिनों में वाणिज्यिक उद्देश्य से कपड़े, कागज, बर्तन आदि के प्रकार का चित्रांकन, ये सारी चीजें इसमें की गई है। क्लियर है? कैसा है, इनको हर तरीके से चित्रित किया गया है। आगे बढ़े। सबसे असाधारण और रंगीन चित्रण घर के उस हिस्से में लगाए जाते हैं जिसमें कोहराब घर या भीतरी कमरा नजर आता है। कोहराब की खूबसूरती अधिक बढ़ जाती है। कैमरे के पलस्तर पर एक पूर्णतः खिला हुआ है कमल एक अपने डंठल की दीवार पर चित्रित किया गया है। साथ ही देवी देवताओं का भी चित्रण है। अन्य विषयों में भागवत पुराण, रामायण, शिव पार्वती की कहानियां, दुर्गा, काली, राधा कृष्ण की रासलीला प्रसंग चित्र दिए गए हैं। मिथिला के कलाकारों को रिक्त स्थान पर नहीं, समस्त प्रदेश में पक्षियों, फलों, जानवरों, सांप, सूर्य, चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों का आंकन है और प्रतीकात्मक अर्थ है। प्रेम, जुनून, उर्वरकता, अनंत काल का कल्याण, समृद्धि, इन सब का प्रतीक है। ठीक है। बांस महिला टहनी, कपास, चावल, भूसा या रेशे को लेकर चित्रित करती हैं। पूर्व कला में वे खनिज, पत्थर और
जैविक सामग्री जैसे कुसुम फूल, बिल्वे, काजल, हल्दी आदि रंग की बनाई जाती है। कैसी हैं? इन सब रंगों की बनाई जाती है। ठीक है। भगवान पुराण, शिव पार्वती की कहानियां, इन सब में इसमें दिखाया गया है। देखिए, एक है, अभी हम देख रहे थे महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला। वर्ली समुदाय द्वारा उत्तर महाराष्ट्र के पश्चिमी तटों के आसपास सह्याद्री क्षेत्र में विशाल संख्या निवास करती है। यह क्षेत्र ठाणे जिले में है। विवाहित महिला चौक नाम चित्रांगण एक केंद्रीय भूमिका है, जहां विशेष अवसरों पर चौक मनाए जाते हैं। शादी, प्रजनन यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं, फसल की बुआई कटाई रीति रिवाज से संबंधित है। चौक देवी की पाल घाट की आकृति है, जिसमें मुख्य रूप से प्रजनन देवी के रूप में पूजा की जाती है, जो माइका की देवी है, कंसार का एक प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है? तो अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीकों पर, अलग अलग हिस्सों में उसकी पूजा परंपरा और रूप में है। और चौक देवी आपका माँ पाल घाट की आकृति के रूप में उनको अलग हिसाब से पूजा करा देखा जाता है। तो सब कुछ अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से करते और पूछते हैं। क्लियर है? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने भारतीय कला परंपरा को कुछ भाग को सीखने का प्रयास किया कि आखिर में ये कलंक जो हमारी कला परंपरा है, ये किसी स्कूल या किसी डिजाइन स्कूल में जाए बिना ही हमें स्वतः ही ज्ञान और वंश परंपरा के रूप में और पारिवारिक परंपरा के रूप में, क्षेत्रीय परंपरा के रूप में ये आगे बढ़ी है और हमने इनको देखा है। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।